हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज रेलवे ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो दोस्तों चैप्टर है वो साउंड से होगा, यानी ध्वनि से होगा। इसमें लगभग दोस्तों 50 क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों ये वीडियो जो है पार्ट 1 वीडियो है। इससे भी और क्वेश्चन जो बचा हुआ है मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। जैसे पार्ट 1 है तो 2, 3 दो तीन वीडियो तो और इसका आएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप सभी वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं और शाम को क्विज भी होता है, क्विज वहाँ से लगा सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के बाद आपको किसी भी वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप वहाँ पर मैं इसका लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहली क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों पहली क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंग की जो प्रकृति होती है, तो ध्वनि तरंग की प्रकृति किस में होती है? तो ऑप्शन है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अपरगामी और विद्युत चुंबकीय। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अनुदैर्घ्य होगा। क्या होगा? अनुदैर्घ्य। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? ऑप्शन है इनको ध्रुवित किया जाता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि निर्वात में चल सकती हैं। ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल जो है 332 मीटर पर सेकेंड होती है। और ऑप्शन सी में दिया कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल जो है 332 मीटर पर सेकेंड होती है। अगली प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं कि अवसर्व तरंग की आवृत्ति होती है। अवसर्व तरंग की आवृत्ति होती है, तो अब अवसर्व तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से कम होता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ कि 20 हर्ट्ज से अधिक होता है। ऑप्शन सी दिया हुआ है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। और ऑप्शन डी जो दिया हुआ है 20 हर्ट्ज से कम होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 20 हर्ट्ज से कम होता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न है कि प्रासर्व तरंगों में ध्वनि तरंग जिनकी आवृत्ति क्या होती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि 20 हर्ट्ज और 10,000 हर्ट्ज के बीच होता है। ऑप्शन बी दिया हुआ है कि 1,000 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। अगली प्रश्न है कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है। ऑप्शन सी जो दिया हुआ है 20 हर्ट्ज से अधिक होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है। पांचवा नंबर प्रश्न जो है दिया हुआ है कि प्रासर्व तरंग जो है मनुष्य द्वारा, ऑप्शन है ए सुनी जा सकती है और बी में दिया हुआ है कि नहीं सुनी जा सकती है। और इसके नीचे भी और प्रश्न ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि कभी कभी सुनी जा सकती है। ऑप्शन डी जो दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो अब इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी जो है नहीं सुनी जा सकती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न है छठा नंबर कि प्रासर्व तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? प्रासर्व तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया है? ऑप्शन है न्यूटन ने, अब बी में दिया हुआ है गाल्टन ने, सी में दिया हुआ है हर्ट्ज ने और डी में दिया हुआ है फैराडे ने।
तो इसका जो सही जवाब होगा, सही जवाब क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा, गाल्टन हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में इसका सही जवाब दिया गया है। चलिए अगली प्रश्न है कि 7वां नंबर कि शिकार पर भक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ध्वनि का, और उसके बाद बी में दिया हुआ है कि विस्पंदों का बनना, सी में दिया हुआ है कि ध्वनि का प्रकीर्णन, और डी में दिया हुआ है प्रतिध्वनि का निर्धारण। तो 7 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा, प्रतिध्वनि का निर्धारण करना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगली प्रश्न है 8 नंबर की कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन दिया हुआ अल्ट्रासोनिक तरंग का, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि रेडियो तरंग का, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कि इंफ्रारेड तरंग का, और डी में दिया हुआ है अब सोनिक तरंग का, सब सोनिक तरंग का। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन जे इसका सही जवाब अल्ट्रासोनिक तरंग हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि ध्वनि का तात्व क्या है, ध्वनि का तात्व यानी पिच किस पर निर्भर करता है। ध्वनि का तात्व पिच किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन दिया हुआ है आवृत्ति, तीव्रता, वेग और आयाम। तो किस पर करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन जे हो इसका ए जवाब, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, आवृत्ति इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न 10वां नंबर कि विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है प्रासर्व तरंग का, बी में दिया हुआ ऑक्जैलिक अम्ल का, सी में दिया हुआ है अपसर्व का, और डी में दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो 10 का सही जवाब क्या होगा, 10 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रासर्व तरंग हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बरावर्ता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। तो ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासोनिक, हाइपरसोनिक, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। तो इसका सही जवाब क्या होगा 11 का, तो 11 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि हो जाएगा। अगली प्रश्न है 12 नंबर दिया हुआ है कि तरंग का वेग यानी भी आवृत्ति एन तथा तरंग लैम्डा में संबंध दिया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा को ऑप्शन इसका दिया हुआ है ए भी बराबर है एन लैम्डा, और भी बराबर है एन बटा लैम्डा, और भी बराबर है एन माइनस लैम्डा, और एन बराबर है एन प्लस लैम्डा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, भी बराबर एन लैम्डा हो जाएगा। क्या होगा, एन लैम्डा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि 13 नंबर है कि चंद्रमा पर धरातल दूर से विस्फोटक सुनाई नहीं पड़ता है। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। तो इसका जो सही जवाब होगा क्या है, ऑप्शन में दिया हुआ है ए में कि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, बी में दिया हुआ है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, सी में है ध्वनि तरंग की तीव्रता कम होने के कारण, और डी में दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण इसका सही जवाब होगा। 14 नंबर प्रश्न कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा, सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, सी इसका सही जवाब होगा, जो वे गति अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। अगली प्रश्न है 15 नंबर कि कथन ए में दिया हुआ है कि चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए उड़ सकती है। यानी आर जो दिया हुआ है रीजन, कारण जो दिया इसका है, वो चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंग निकलती है। चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंग निकलती है। ऑप्शन में दिया हुआ है ए एवं
ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। बी में दिया हुआ है कि ए एवं आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में दिया हुआ है कि ए सही है परंतु आर गलत है। डी में दिया हुआ है कि आर ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। क्या होगा? सी नंबर इसका सही जवाब होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। 16 नंबर प्रश्न है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ध्वनि का चाल क्या हो जाएगा? तो ध्वनि का जो चाल ऑप्शन दिया हुआ है इसका सही जवाब ध्वनि का चाल कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना होगा? इस ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 332 मीटर ही रहेगा। कितना? 332 मीटर ही रहेगा। अगली प्रश्न है 17 नंबर के निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? स्टील में करती है। किस में करती है? स्टील में करती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न है कि बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गूंज सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? ऑप्शन दिया हुआ बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं, गर्जना बादल में उत्पन्न होती है, प्रकाश निर्वात में चाल सकता है परंतु ध्वनि नहीं, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न कि वायु में ध्वनि का वेग लगभग यानी 320 मीटर पर सेकेंड, 220 मीटर पर सेकेंड, 110 मीटर पर सेकेंड और 332 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा? सही जवाब इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 330 मीटर पर सेकेंड। अगले प्रश्न है कि ध्वनि तरंग सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है। ध्वनि तरंग सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है ठोसों से, तरल में, गैस में और बात में। तो किस में होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। ठोसों में ध्वनि तरंग सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं। अगले प्रश्न है कि ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में है। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है। अगले प्रश्न है कि 22 नंबर के लगभग 20 डिग्री के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो ऑप्शन है हवा में, ग्रेनाइट में, पानी में, लोहा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी लोहा में होता है। किस में होता है? लोहा में होता है। अगली प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा एक कथन एक सही नहीं है? तो ऑप्शन है तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। तो एक गलत है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर करता है। ये भी गलत नहीं करता है, तो भी गलत है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ये सही है। तो ऑप्शन सी ही इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी भी गलत होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा 23 नंबर का। अगले प्रश्न है कि वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? तो तापमान के बढ़ने से घटता है। तो गलत है। तापमान के घटने से घटता है, भी गलत है। तापमान और आश्रित नहीं रहता है, ये भी गलत है। तापमान के घटने से घटता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न है 25 नंबर की कथन दिया हुआ है कि रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी के बाद सुनाई पड़ती है। कारण दिया हुआ कि प्रकाश तरंग की चाल की तुलना में ध्वनि तरंग की चाल बहुत कम होती है। ऑप्शन जो इसका सही जवाब इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ए एवं आर दोनों सही है तथा आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो ऑप्शन ए जो है पूर्ण रूप से इसका सही जवाब होगा। 26 नंबर प्रश्न है कि प्राध्वनि विमान उड़ते हैं। प्राध्वनि विमान जो है उड़ते हैं, तो किस में उड़ते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। क्या है? ध्वनि की जो चाल है, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। तो इस ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा।
27 नंबर प्रश्न है कि वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि का वेग अनुपात को कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायित्व संख्या, लैमार्स संख्या, ऑक्टेन संख्या, मैक संख्या। तो इसका सही जो जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा मैक संख्या हो जाएगा। क्या होगा? मैक संख्या हो जाएगा। अगले प्रश्न 28 नंबर की मैक अंगों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। मैक अंगों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है तो किया जाता है वायुयान के संबंध में। किस में किया जाता है? वायुयान, जो ऑप्शन सी में इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न 29 नंबर के ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किससे? फान में, डेसी में, डेसिबल में या डेसिमल में। किस में मापा जाता है? तो मापा जाता है डेसिबल में। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न है कि साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है। साधारण बातचीत के ध्वनि का तीव्रता होती है किस में? तो 20 से 30 डेसिबल में होता है, 30 से 40 डेसिबल में होता है, 50 से 60 डेसिबल में होता है, 90 से 100 डेसिबल में होता है। कि इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी जो है 30 से 40 डेसिबल में होता है। कितने में होता है? 30 से 40 डेसिबल में होता है। अगले प्रश्न 31 नंबर की ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा तारत्व कहलाती है। क्या कहलाती है? तारत्व कहलाती है। अगले प्रश्न है कि ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा तारत्व हो जाएगा। क्या होगा? तारत्व यानी पिच हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? पिच यानी तारत्व हो जाएगा, जो ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। 33 नंबर प्रश्न है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का आयाम कम होता है। ऑप्शन जो है इसका आयाम कम होता है, आयाम अधिक होता है, तारत्व कम होता है, तारत्व अधिक होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, तारत्व जो है अधिक होता है। अगले प्रश्न है कि एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चों की आवाज़ प्रिय क्यों लगती है? एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चों की आवाज़ प्रिय क्यों लगती है? तो क्यों लगती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बच्चों की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ की तारत्व की तुलना में अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न है 35 नंबर की स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़। तो स्त्रियों की आवाज़ क्या होती है? तो ऑप्शन है कि आवृत्ति अधिक होती है, कि आवृत्ति अधिक होती है। तो ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब होगा। उसकी आवृत्ति जो है अधिक होती है। अगले प्रश्न है 36 नंबर की यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर के कारण किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी जो होगा केवल ध्वनि का गुणता होगा। क्या होगा? केवल ध्वनि का गुणता हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि 37 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंग द्वारा उत्पादित नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंग द्वारा उत्पादित नहीं होता है? तो ध्रुव ऑप्शन है, ध्रुव में, विवर्तन में, परावर्तन में, अपवर्तन में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्रुवन हो जाएगा। क्या होगा? ध्रुवन हो जाएगा। अगले प्रश्न 38 नंबर के ध्वनि तीव्रता की डेसिबल। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन सकता है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल
डेसिबल में अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन सकता है, कितने पर सुन सकता है? तो 50 डेसिबल है, 70 डेसिबल है, 85 डेसिबल है, 95 डेसिबल है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी डी जो है इसका सही जवाब होगा। 95 डेसिबल पर सुना जा सकता है। अगली प्रश्न है 39 नंबर के, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? ऑप्शन जो यहाँ पर दिया हुआ है, मोटर गाड़ी, रेलवे इंजन, पंप म्यूजिक और हवाई जहाज़ की उड़ान भरना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा हवाई जहाज़ की उड़ान भरना। इसका सही जवाब जो ऑप्शन डी है। 40 नंबर प्रश्न है कि नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी आवाज़ बढ़ती है जबकि दूर जाने पर रेलगाड़ी के लिए घटती है। यह घटना उदाहरण है। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती है जबकि दूर जाने वाली रेल के लिए यह घटती है। यह घटना का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा। डॉप्लर प्रभाव का है। क्या है? डॉप्लर प्रभाव है। क्या है? डॉप्लर प्रभाव जो है, प्रभाव इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न 41 नंबर की, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि? एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 41 नंबर का, ध्वनि प्रचलित करने की माध्यम नहीं होता है। अगले प्रश्न 42 नंबर की, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है? कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है? ऑप्शन है विवर्तन, परावर्तन, ध्रुवन और अपवर्तन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्रुवन हो जाएगा। क्या होगा? ध्रुवन जो है, ध्रुवन इसका सही जवाब हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कि चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि? चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा। उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन है प्रकाश की गति में, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए और रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है डेसिबल इकाई का प्रयोग। 45वां प्रश्न है कि प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? तो ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि की अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण और ध्वनि का चाल। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्वनि की परावर्तन के लिए प्रतिध्वनि का कारण होता है। 40वां प्रश्न, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? 10 मीटर ऑप्शन है, 17 मीटर ऑप्शन है, 24 मीटर है और 30 मीटर है। कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा 17 मीटर होना चाहिए। अगले प्रश्न 47 नंबर की, रडार का कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। रडार का कार्य प्रणाली जो है वो निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो जो आधारित है ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। रेडियो तरंग के प्रवर्तन पर आधारित है। अगली प्रश्न है कि किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल क्या होना चाहिए? तो क्या अंतराल होना चाहिए? 1/10 सेकेंड के बराबर, 1/10 सेकेंड से कम, 1/10 सेकेंड से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी 1/10 सेकेंड से अधिक होना चाहिए। 49 नंबर प्रश्न है
कि अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रसेदार पदार्थ, क्लीन ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य होता है अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ का क्लीन ग्लास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। क्या है? ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि का रोकना। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, लास्ट प्रश्न है 15 नंबर है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? ऑप्शन जो है ए में दिया हुआ 1/5 सेकेंड, बी में है 1/10 सेकेंड, सी में है 1/20 सेकेंड और डी में जो है 1/2 सेकेंड है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो 1/10 सेकेंड होता है। क्या होता है? 1/10 सेकेंड, जो ऑप्शन बी है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।